देखते हैं कि वो हमारी एक स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन को कैसे एक नॉन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए इस चीज़ को हम कहीं न कहीं नॉन लीनियरिटी कहते हैं और मशीन लर्निंग की टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म में से नॉन लीनियरिटी कहते हैं और मशीन लर्निंग टेक्निकल टर्म्स में इसको एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस बिल्कुल सिग्मॉइड फंक्शन होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट होता है, रेलू इसे कहते हैं और सिग्मॉइड, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे इनके मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं और एक फ्रेमवर्क है टेंसर फ्लो, इसके थ्रू हम न्यूरल नेटवर्क्स को भी इंपोर्ट करवा सकते हैं जितनी लेयर्स हमने सीक्वेंस में बनानी हो। ऑन द अदर हैंड हम इससे इस तरह की एक्टिवेशन फंक्शंस भी इंपोर्ट करवा सकते हैं अपने में कोड के अंदर यूज़ करने के लिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो मैंने अभी बात की है, क्यों नॉन लीनियरिटी हमें चाहिए अपने उसके अंदर डाटा सेट के अंदर, क्योंकि नॉन लीनियरिटी है इनको सेपरेट करने के लिए कोड में हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि लीनियर लाइन इनिशियली हमारे पास होगी तो उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर कर देंगे। तो अब देखें डायरेक्ट लीनियर लीनियर लाइन ऐसे होती है, अब ये डायरेक्ट सेपरेटेड नहीं है डाटा इस तरीके से, तो मुश्किल है इसको सेपरेट करना। तो अब ये है सिंगल रिसेप्ट्रॉन विदाउट नॉन लिनियरिटी या विदाउट एक्टिवेशन फंक्शन, तो ये कहीं ना कहीं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हम फिर इसमें नॉन लिनियरिटी जब ऐड कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉपर सेपरेट चीज़ों करता है। अब ऐसे साइड जो दूसरी साइड पे हमारे पास राइट साइड पिक्चर है, ये कहीं ना कहीं एक टर्म है ओवरफिट, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा ही ओवरफिट है। ओवरफिट को, अंडरफिट को और हम परफेक्ट फिट को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप नॉन लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से ले लें कि नॉन लिनियरिटी किस तरह हमारे डाटा को सेपरेट करने में और लाइन को, एक लीनियर लाइन को नॉन लीनियर लाइन बनाने में किस तरह काम आती है। खैर, ये जिस तरह एक आपको बताया कि 2D होती है एक लाइन, ये सामने जो हमारे पास 3x1 - 2x2 लिखा हुआ है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसको फिर हम नॉन लीनियर कर देते हैं फर्दर जी से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये फर्दर आगे हमारे इसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की इसके अंदर। अब इसमें हमारे पास -1 और 2 इनपुट है, वो एक डॉट को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस डॉट को क्लासिफाई करवाना है किस जगह पे है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है जी का, अब होता ये है कि विदाउट नॉन लिनियरिटी के आउटपुट को हम कहते हैं जेड, और जो विद जी जो हमारे पास आउटपुट होता है उसे हम कह देते हैं वाई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देखें कि -6 आ रहा है जेड, और जो नॉन लिनियरिटी इस पे अप्लाई करने के बाद 0.002 आ रहा है सेम कोऑर्डिनेट्स के साथ जो इस पे लिखे हुए हैं। तो फर्दर ग्राफ में हम आगे देख सकते हैं कि जो जेड है अगर वो 0 से छोटा है, जो कि माइनस पे हम कह सकते हैं, तो पॉइंट को इसी रीजन में लाया करना चाहिए। और वाई अगर 0.5 से छोटा है, तो ये आप देख सकते हैं कि वाई 0.5 से छोटा है और जेड जो कि -6 है। फर्दर हम आगे देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह बनते हैं परसेप्ट्रॉन्स के थ्रू। ये अभी रिसेंटली आपको पहले दिखाया है कि ये सिंगल परसेप्ट्रॉन काम किस तरह कर रहा होता है। एक बाई साइड होती है, इनपुट्स होती हैं, वो वेट्स के साथ जो है x1 और w1, x1 जो कि इनपुट है, w1 जो कि वेट है, डॉट प्रोडक्ट होता है, इन सबका सम होता है, नॉन लिनियरिटी इसमें अप्लाई होती है और फर्दर हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट निकल आता है। तो विदाउट नॉन लिनियरिटी जो भी मैंने बात की थी कि वो जो -6 आ रहा था जेड, तो आप ये कह लें कि जो जेड है वो इन x1 x2 xm का वेट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आई है उसमें जेड जो है वो हमारे पास एक आउटपुट है। फिर अब इस पे नॉन लिनियरिटी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आउटपुट वाई बन जाती है। तो डेंस लेयर बनाने के लिए 2 आउटपुट लेयर्स ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ वेट्स इसमें बढ़ जाएंगे। फर्दर इसी तरह ही इसको जो है ना हम देखते हैं कि टेंसर फ्लो के थ्रू, क्योंकि एक ओवरऑल एक फ्रेमवर्क है, को बताया कि स्क्रैच से हर दफ़ा चीज़ें जो है ना वो नहीं बनाई जाती। जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर हो रहा होता है वो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट होके हो रहा होता है। तो टेंसर फ्लो के थ्रू किस तरह 2 डेंस लेयर्स बना रहे हैं उसका कोड आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे। केरास के थ्रू हम लेयर्स में डेंस जो है ना 2 यूनिट्स इसमें हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। सो फर्दर हम आगे देखेंगे कि सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है। सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक हिडन लेयर होती है, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। फर्दर आगे देखें कि ये इनपुट लेयर्स काम किस तरह कर रही होती हैं, x1 x2, और फर्दर ये हिडन लेयर के पास पहले जो भी इनकी कंप्यूट होने के बाद वैल्यू जाती है वो हिडन लेयर के पास जाती है, फिर हिडन लेयर और
फाइनल लेयर के दरमियान फिर वैल्यूज कंप्यूट होती हैं और फिर आगे फाइनल आउटपुट निकलती है। अब इसके दरमियान बहुत सी लेयर्स, मतलब एक तो सिंगल लेयर क्रिप्टोन न्यूरल नेटवर्क है, तो मल्टी लेयर भी हो सकता है। इसके दरमियान और भी लेयर्स आ सकते हैं जितनी हम ऐड करना चाहें, मल्टीपल लेयर्स जो कि अभी बात हो गई है। इनको अप्लाई कैसे करना है, एक सिंगल एग्जांपल देख लेते हैं कि x1 हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स आ गए हैं, एक स्टूडेंट है उसने एक नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उसकी अटेंडेंस लगी हुई है। और x2 पे नंबर ऑफ आवर्स हैं जो कि उसने स्पेंड किए अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे। तो अब टू डायमेंशनल इसमें हम एक ग्राफ देख लेते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल साइड के ऊपर हमारे पास आवर्स हैं फाइनल प्रोजेक्ट है, और हॉरिजॉन्टल साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं जो स्टूडेंट ने अटेंड किए हैं। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हर बंदे की इंडिविजुअल आ चुकी हैं, तो हम उसके अगेंस्ट ये देखेंगे कि वो पास हो रहा है या वो फेल हो रहा है। तो फर्ज कर लें कि एक स्टूडेंट यहाँ पे लाएगा है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 है। 4 और 5 कोऑर्डिनेट्स हमने अपने न्यूरल नेटवर्क को दिए हैं, तो न्यूरल नेटवर्क ने कंप्यूट करके प्रेडिक्शन जो दी है वो 0.1 दी है, जो कि रॉन्ग प्रेडिक्शन है। तो न्यूरल नेटवर्क ने रॉन्ग प्रेडिक्शन क्यों दी है? 0.1 हम कह सकते हैं कि फेलियर वाली साइड पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होता है। रॉन्ग प्रिडिक्शन इसलिए दी है क्योंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क है विदाउट ट्रेंड है, इसको भी ट्रेन नहीं किया, इसको नहीं पता वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसको नहीं पता फाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसको नहीं पता नंबर ऑफ आवर्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें क्या है। सो इसलिए ये अभी इस तरह की वैल्यू दे रहा है, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस है इसमें। ट्रेनिंग हम बार बार ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करते हैं कि लॉस को मिनिमाइज किया जाए। सो एक्चुअल 1 है, प्रिडिक्टेड वो है, तो ये जो है ना वो इसमें रॉन्ग प्रिडिक्शन दे रहा है। लॉस लॉस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल और प्रिडिक्टेड को हम देख लेते हैं कि इसमें कितना लॉस है, एक्चुअल हमारे पास जो आउटपुट आ रही है और हमारे पास जो प्रिडिक्टेड आउटपुट आ रही है उसके थ्रू। और हम एक तो ये है ना कि बाइनरी लॉस कह सकते हैं कि यस और नो, 1 और 0 में लॉस है। एक आ जाता है हमारे पास के किस तरह हमारे पास एक परसेंटेज आ रही है, उसमें लॉस किस तरह हो रहा है। अब जिस तरह ये आपके सामने बाइनरी लॉस है, अब 0.1 जो है वो भी उसने गलत बताया, 0.8 भी उसने गलत बताया, 0.6 उसने ठीक बताया, तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक वैल्यू हमारे पास एंड में लॉस की बच जाएगी, जिससे पता चलेगा कि हमारा न्यूरल नेटवर्क इतना ट्रेंड नहीं है। फिर हम उसे फर्दर ट्रेन करेंगे, उसका लॉस कम करेंगे और हम इसे फर्दर आगे डिप्लॉयमेंट वाली साइड पे लेके जाएंगे। सो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को कैसे हमें इंपोर्ट करना है, तो ये पाईटॉर्च और ट्रांसफार्मर्स, ये दो एक फ्रेमवर्क्स हैं जो कि स्क्रैच से न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए जो है ना हमारे पास बहुत यूज होते हैं। इन्हें हम यूज कर सकते हैं, आप इनकी साइट पे जाकर जाके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इनको, और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को आप देख सकते हैं कि किस तरह आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करना है। फर्दर आगे मैंने आपको बताया कि मीन स्क्वायर एरर एक लॉस है। अब ये इस तरह लॉस है, परसेंटेज वाला नहीं है, इसमें 0 1 नहीं है, इसमें ये है कि मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअल मार्क्स 30 है और 90 है, और प्रिडिक्टेड मार्क्स जो है वो 30 है, तो 60 का एक गैप आ रहा है। तो वो लॉस है इसका, तो वो लॉस जो है ना वो मीन स्क्वायर एरर के थ्रू जो है ना वो कैलकुलेट होगा। तो वो फिर जाहिर सी बात है ये नंबर्स के अगेंस्ट है, 0 और 1 के अगेंस्ट नहीं है, तो इसलिए जो है ना इसको मीन्स के एरर के थ्रू MSE इंपोर्ट करवाएंगे हम केरास से, जो कि टेंसर फ्लो में है। तो वहां से ये लॉस हमारे पास कैलकुलेट होगा और ग्रेड्स आएंगे। न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग पे आ जाते हैं। ट्रेनिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। लॉस आ गया, लॉस को कम भी तो करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है न्यूरल नेटवर्क को। ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में हम नहीं जाते, हम इसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे। लॉस आ गया, लॉस को कम कैसे करना है? अब इसके लिए होता है कि इनिशियली फर्स्ट कर लें कि ये बेसिकली पिक्चर क्या है, पहले तो आप ये देखें। अब हमने क्या करना होता है, हमने ग्लोबल मिनिमम अचीव करना होता है। ग्लोबल मिनिमम क्या होता है? सबसे डाउन पॉइंट होता है, सबसे डीप पॉइंट होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क का। जो सबसे डीप पॉइंट होता है वहां पे वो सबसे बेहतरीन काम कर रहा होता है, उसके बाद वो ओवरफिट होता है और उससे पहले वंडर फिट होता है। तो हमने ग्लोबल मिनिमम अचीव करना है, तो ग्लोबल मिनिमम अचीव करने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट होता है। तो इनिशियली हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लाए कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा लॉस होगा कुछ ना कुछ।
ग्रेडिएंट डीसेंट क्या करेगा, वो कंप्यूट करेगा। अच्छा, ग्रेडिएंट डीसेंट क्या करता है, वो कंप्यूट करता है ज्यादा लॉस, मतलब हम जिस पॉइंट पे लाई कर रहे होते हैं उस पॉइंट से ज्यादा लॉस किस तरफ है, तो हमने जो कंप्यूटर ग्रेडिएंट डीसेंट का जो पाथ है उसके अगेंस्ट चलना है, उसके ऑपोजिट चलना है, क्योंकि वो हमें ज्यादा लॉस की तरफ लेके जा रहा हो तो हमने उसके अगेंस्ट चलना है ताकि वो हमें मिनिमम लॉस की तरफ लेके जाए। तो हमने आगे स्टेप बाय स्टेप की चीजें करनी है और हम कहीं ना कहीं ग्लोबल मिनिमम तक फर्दर पहुंच जाएंगे ट्रेनिंग के बाद। इसमें ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है। ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम है, इनिशियली वेट्स जो होते हैं वो रैंडमली इनिशियलाइज हो जाते हैं, फिर फर्दर वो आगे कंप्यूट करता है और फिर जो है ना, अच्छा ये कंप्यूट इस तरह कर रहा है कि एक स्टेप हमने आगे ले लिया ना, अब वो ऊपर वाले प्लस से नीचे वाले प्लस पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे वेट्स चेंज हुए हैं। अच्छा, वेट्स चेंज हुए हैं तो वेट्स फिर कंप्यूट होगा वहाँ पे जो लॉस है, कंप्यूट होने के बाद फिर जाहिर सी बात है लॉस ज्यादा है, फिर भी हमने अपना फाइनल आउटपुट अचीव नहीं किया, तो फिर हमारे जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर वेट्स हैं, देखिए दो तीन चीजें होती हैं, इनपुट होता है, वेट होते हैं, बाइस होता है, और नॉन लीनियरिटी होती है। नॉन लीनियरिटी भी नहीं चेंज हो सकती, बाइस भी नहीं चेंज होता, और हमारे पास जो है बाइस मेरे ख्याल से चेंज होता है, और बाइस और वेट इनपुट नहीं चेंज होती। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम वेट्स को जो है ना वो चेंज करेंगे, वेट जो है वो फर्दर रैंडमली चेंज होते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ग्रेडियंट डिसेंट जब कंप्यूट करेगा इनपुट के अगेंस्ट में, जब वेट का नंबर ही चेंज होगा तो वो डिफरेंट वैल्यू देगा, डिफरेंट वैल्यू पे फिर वो कैलकुलेट करेगा कि उसका लॉस कितना है, तो फर्दर इस तरह करते करते हम ग्लोबल मिनिमम अचीव करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, ये एक थोड़ी सी 3D एक इमेज है जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये चीज़ें हम विजुअलाइज कर रहे हैं, किस तरह ग्लोबल मिनिमा अचीव होता है। अब ग्लोबल मिनिमा अचीव करने एक और भी चीज़ होता है, और भी तो यहाँ पे डाउन पॉइंट्स हैं, उधर भी तो सिस्टम जा सकता है। तो अगर वहाँ पे चला जाए तो फिर हम कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं किसी भी पॉइंट से वेट को, वो फर्दर हम आगे देखेंगे। लॉस फंक्शन जो होता है उसको ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप कितनी दफ़ा वेट्स चेंज करेंगे, कितनी दफ़ा चीज़ों को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एक लर्निंग रेट आ जाता है कि किस लर्निंग रेट के थ्रू हमारा जो मॉडल है वो चीज़ों को लर्न कर रहा है। तो लर्निंग रेट वैसे ये होता है, इनिशियली हम लर्निंग रेट चेंज कर करके बार बार ये देखते रहते हैं कि हमारा जो है ना वो मॉडल किस तरह किस लर्निंग रेट पे अच्छा काम कर रहा है। लर्निंग रेट ये होता है कि मतलब किस तरह वो सैंपल्स को लर्न कर रहा है, किस तरह वो चीज़ों को सीख रहे हैं, और किस तरह वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो इनिशियली लर्निंग रेट हम खुद ही जो है ना वो रैंडमली करते हैं। वैसे ये 1.0 से लेके 6 के दरमियान हम कुछ भी लर्निंग रेट्स रख सकते हैं। 1.0 मल्टीप्लाई ई की पावर होती है समथिंग। तो आपके सामने ये एक पिक्चर है, तो अब इसमें ये देखें, अगर हमारे पास स्मॉल लर्निंग रेट होगा, अगर आपको मेरा जो है वो माउस जो है वो नजर आ रहा हो, तो इनिशियली जो है ना हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, शायद ये काम नहीं कर रहा उस तरीके से, ये इनिशियली हम यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, तो अगर लर्निंग रेट हमारे पास स्मॉल होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा इस तरह आहिस्ता 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 आगे बढ़ेगा। तो लर्निंग रेट वेरी स्मॉल होना जो है ना वो भी एक वो है, सही बात नहीं है हमारे मॉडल के लिए, क्योंकि वो कभी ना कभी ग्लोबल मिनिमा अचीव ही नहीं कर सकता, इस पॉइंट पे आ ही नहीं सकता, तो हम जितनी चाहे मर्जी ट्रेनिंग कर ले। तो खैर, उसके बाद क्या होता है कि लर्निंग रेट को अगर हम हाई रखते हैं, लर्निंग रेट हाई रखने का क्या नुकसान होता है, लर्निंग रेट हाई रखने का नुकसान ये होता है कि हमारा जो मॉडल है वो इस तरह शूट कर रहा होता है, इस तरह। तो इस तरह भी जो है ना वेरी हाई लर्निंग रेट रखने से उसके स्टेप्स जो है वो लार्जर हो जाते हैं और वो ग्लोबल मिनिमा अचीव नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि ग्लोबल मिनिमा अचीव करने के लिए आपको जो लर्निंग रेट रखना है वो आपने 1 से लेके 6 तक रखना है, 1.0 ई की पावर समथिंग हो जाएगी। सो एक तो ये है कि हम रैंडमली फिजिकली लर्निंग रेट्स को जाके चेंज करते रहे, दूसरा ये है कि ऑप्टिमाइजर्स जो हैं वो हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एडम आ जाता है, ऑप्टिमाइजर है। ये इनिशियली हम एक लर्निंग रेट डिसाइड कर देते हैं यार 1.0 है, तो ऑप्टिमाइजर जो है वो रैंडमली लर्निंग रेट को चेंज करते हुए हमारी जो है ना ग्लोबल मिनिमा अचीव करने में हेल्प आउट कर देता है।
यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं, इसके अगेंस्ट एक नया एक ऑप्टिमाइजर आया सोफिया के नाम से, जो कि सेकंड ऑर्डर हमारे पास एक ऑप्टिमाइजर है, जो कि अभी वैसे इनमें से ना सबसे बेहतरीन चल रहा है एडम, जो कि हर जगह हर न्यूरल नेटवर्क्स में या और हर कोड में यूज हो रहा होता है, इंपोर्ट करवा के लोग यूज करते हैं इसको। लेकिन अभी रिसेंटली ही 2 हफ्ते पहले ये ऑप्टिमाइजर आया सोफिया के नाम से है, जो कि एडम से 2x फास्टर है, हाफ स्पेस लेता है और बेहतरीन काम करता है। फर्दर देखेंगे ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग और इन चीज़ों को देखेंगे। आपके सामने 3 जो है वो ग्राफ्स हैं। अंडर फिटिंग ही होती है, हमने मॉडल को ट्रेन नहीं करवाया, हमने बिल्कुल कम एग्जांपल्स पे ट्रेन करवाया, तो हमें वो हमारे मुताबिक जो है ना वो आंसर नहीं दे रहा, तो हम उसे अंडर फिट कह देते हैं। परफेक्ट फिट ये होता है कि हमने मॉडल को ट्रेन करवा दिया ताकि वो अनसीन एग्जांपल्स के हमें कहीं ना कहीं बेहतर आंसर कर रहा होता है। मतलब 100% तो काम नहीं कर रहा होता, 95%, 96, 99% तक वो काम कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि वो आइडियल फिट है। ऑन द अदर हैंड वो ओवर फिट जब अब क्या हो सकता है ना, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मॉडल जो है वो अनसीन एग्जांपल्स के ऊपर सही काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमने एक मॉडल को ट्रेन करवाया, वो कार्स को डिटेक्ट करता है, और फर्दर जो है वो अगर वो ओवर फिट हो जाता है, तो फर्दर आगे अगर हम उसे कुछ और एग्जांपल्स दिखाते हैं जो उसने अनसीन की हुई है, फॉर एग्जांपल किसी और ब्रांड की गाड़ी दिखा दी, ऐसी गाड़ी दिखा दी जो कार्स में ही आ जाती है, लेकिन उसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। हालांकि उसको करना तो चाहिए अपने नॉलेज के एतबार से उसको कार्स में फिट, लेकिन वो कहता है कि आई डोंट नो, या वो गलत उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो ओवर फिट हो गया। मतलब जो जिस एग्जाम्पल्स पे वो ट्रेन हुआ है, उसके अलावा कोई अनसीन एग्जाम्पल उसको दिखाई जाए, वो उसको गलत आइडेंटिफाई कर दे, तो वो ओवर फिट है। तो ना हमने ओवर फिट करना है मॉडल को, ना हमने अंडर फिट करना है। तो यही कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल चीजें, यही कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल चीजें हमारे पास जो है ना वो आ जाती हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग का थ्योरेटिकल नॉलेज किस तरह का होना चाहिए, कि वो हमारे पास हमारा डाटा का साइज कितना होना चाहिए, ताकि हम सिलेक्टेड एल्गोरिदम जो है ना वो ओवर फिट हो ना अंडर फिट हो। अगर ओवर फिट हो जाए तो इसकी क्या टेक्निक्स हैं उसको करने की, अकोमोडेट करने की। रेगुलराइजेशन एक टेक्निक आ जाती है हमारे पास, उसके थ्रू हम ओवर फिटिंग को जो है ना वो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें ड्रॉप आउट एक और टेक्निक आ जाती है, शायद आगे हम देखें। ड्रॉप आउट आ जाती है, इसमें क्या करते हैं, रैंडमली न्यूरॉन्स को हम फ्रीज कर देते हैं। वो न्यूरॉन्स जो है हमारी आउटपुट जनरेट करवाने में कोई उसमें रोल प्ले नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे मॉडल की ओवर फिटिंग को कम करने में हेल्प आउट करता है। अर्ली स्टॉपिंग होती है रेगुलराइजेशन की। जो अर्ली स्टॉपिंग ये होती है कि मॉडल जो है वो जिस तरह ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है, तो हम पहले ही उसको जो है ना वो रोक दें, ताकि वो जो है ना ज़्यादा ट्रेन ना हो जाए। तो उसमें ये होता है कि हमारे पास ना, मैंने आपको बताया कि अनसीन डाटा पे वो अच्छा काम नहीं करता। तो ये देखें जिस तरह ग्राफ में हमारे पास ट्रेनिंग आके जा रही है, उसका लॉस कम होता जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड टेस्टिंग वाली साइड पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये परफेक्ट फिट था, बट ऑन द अदर हैंड उसके बाद जो भी हम टेस्ट करवा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स वो उस तरह सही तरह से क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, या प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहा। तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि यहाँ पे वो परफेक्ट फिट था, यहाँ पे वो अंडर फिट था, यहाँ पे वो ओवर फिट हो गया। तो अर्ली स्टॉपिंग ये है कि मॉडल को ओवर फिट होने से पहले ही स्टॉप कर दे, जहाँ पे उसकी वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं गुड रिजल्ट्स नहीं दे रही। तो आप ये कह लेंगे यहाँ पे इसको स्टॉप करना बनता है इसका। तो अंडर फिट, ओवर फिट, और ये हमारे पास एक परफेक्ट फिट हो गया। सो ये हमारे पास एक ओवरऑल एक जर्नलाइज व्यू था कि परसेप्ट्रॉन किस तरह काम कर रहे होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हिडन लेयर्स होती हैं, और जिस तरह हमारे पास ट्रेनिंग होती है उसमें अडॉप्टिव लर्निंग क्या होती है, लर्निंग रेट जिसे हम कह देते हैं, और फर्दर रेगुलराइजेशन होती है जो कि हमारे पास ओवर फिटिंग को डील करती है। बैचिंग होती है, बैच ऐसे एक तो होता है बैच साइज। बैच साइज क्या होता है कि हम एक मॉडल को जो है ना वो एक टाइम पे कितनी एग्जांपल्स दे रहे होते हैं कि वो जो है ट्रेन हो जाए उन एग्जांपल्स के ऊपर। हम अभी थोड़ा सा हम बेसिक न्यूरॉन का एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक बेसिक सिंपल न्यूरॉन किस तरह काम कर रहा होता है। हाँ, क्या आपको कोड विजिबल है? जी भाई विजिबल है।
बिल्कुल बेसिक चीज़ों से लेके चलते हैं, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया था कि वेट्स होते हैं, वेट्स के अगेंस्ट इनपुट्स होते हैं और बाइस होती है। तो एक सिंगल लेयर या सिंगल प्रिसेप्ट्रॉन के लिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जिसके अंदर 4 इनपुट्स आ रही हैं और 4 उसके वेट्स हैं आगे से और बाइस है उसमें ऐड है। तो ये होता किस तरीके से है कि इनपुट है, इनपुट वेट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये विदाउट एनी लाइब्रेरी या विदाउट एनी जो है हम प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, हम ये फिलहाल सिंगल जो है ना न्यूरॉन उसको किस तरह काम कर रहा होता है। तो अब ये इसने अगेंस्ट इन नंबर्स के अगेंस्ट उसने ये कोई ना कोई वैल्यू दे दी है जो कि आउटपुट है हमारे पास। तो हम फर्दर हम देखेंगे मल्टीपल लेयर्स किस तरह काम कर रही होती हैं। इनपुट आपको पता है एक ही होती है इनिशियल लेयर में जो इनपुट होती है, बट वेट हर लेयर के अलग अलग होंगे। हमारे पास यहाँ पे लेयर्स हैं, हर लेयर का बाइस अलग होगा, हर लेयर का वेट्स अलग होंगे, वेट्स चेंज होते रहते हैं यहाँ पे। ये बाइस आ गए और फर्दर हम आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है और ये इनके 3 आउटपुट्स आ गए हैं। अब हुआ ये है कि हमारे पास 4 इनपुट्स थी और एट द एंड हमारे पास जो फर्दर आउटपुट्स आई हैं वो आगे 3 न्यूरॉन्स की तरफ से आ रही थी। फर्दर हम चीज़ों को देखेंगे कि अब यही काम हम नमपाई के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। तो इनपुट्स हैं, वेट्स हैं, नीचे बाइसेस आ गए हमारे पास। तो अब हम उनके थ्रू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, सेम उसी एग्जाम्पल का नहीं पीछे जो है। तो हमारे पास ये 3 इसकी आउटपुट्स आ रही हैं। अब फर्दर जाके इसको जो है ना इंटरनेट पे और देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये एक ना मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स बनाए हैं। लेयर वन की अलग आउटपुट है, लेयर टू की अलग आउटपुट है, 2 लेयर से। हर लेयर का अब ये देखें, ये पहले हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं, ये 4 इनपुट्स आ गई हैं। अब इसके दरम्यान एक 5 की एक हिडन लेयर है, 5 न्यूरॉन्स की। तो अब ये एक लेयर है ना, तो ये इस लेयर के दरमियान इनपुट 4 है और 5 नेक्स्ट लेयर के अंदर न्यूरॉन्स है। और यही 5 नेक्स्ट लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, यही 5 आगे 2 आउटपुट्स जो है ना उनको आगे से डील कर रहे हैं। मतलब इसके वेट्स इसके अंदर आउटपुट सेव करवा रहे हैं, फिर इसके अंदर जो फर्दर आगे आउटपुट से कनेक्टेड वेट्स हैं वो अपनी वैल्यूज जो 2 न्यूरॉन्स की लेयर है, फर्दर सेकंड लेयर उसमें उसको कर रहे हैं कन्वर्ट। हम इसको रन करते हैं, नम पर हमने इंपोर्ट करवा लिया। रैंडम सीड होता है कि हमारे पास जो है ना ये 0 और 1 के दरमियान रैंडमली ये जो है ना हमारे पास नंबर्स जनरेट करवा देगी। और कितने नंबर्स जनरेट करवाएगी, यहाँ पे आप देख लें कि जितने हमारे पास इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं तो 4 जो है ना वो वेट्स, 4 हर इनपुट के अगेंस्ट वेट है। तो यहाँ पे हमने इनपुट्स दिए हुए हैं तो वो रैंडम 0 और 1 के अगेंस्ट जो है ना वो उसमें वेट्स जनरेट करवा देगी। क्लास लेयर डेंस की क्लास हमने यहाँ बनाई हुई है। इस इन चीज़ों को देखने के लिए आपको बेसिक पाइथ ऊप की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक पाइथन की भी होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिक पाइथन यहाँ पे इस तरीके से कवर नहीं करवा सकते। हमारा मेजर फोकस न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर है। मशीन लर्निंग के इंटरमीडिएट तक एक स्टूडेंट को लेके आना है कि वो उसको चीज़ों को पता हो कि चीज़ें चल किस तरह रही हैं, वो काम किस तरह कर रहे हो, स्टार्ट चीज़ों को किस तरह करना है। खैर इस सेल को हम रन करेंगे। फर्दर इसमें वेट्स हैं, बाइसेस हैं हमारे पास और आगे वही चीज़ जो हम लास्ट में सेल में कर रहे थे, यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट हमारी जो है ना वो इस लेयर डेंस वाली क्लास में जा रहा है। फर्दर हमने लेयर्स के अंदर वो इनिशियलाइज कर दिए हैं कि कितने न्यूरॉन्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 5 और 2 के हमारे पास आउटपुट होगी। तो आप यहाँ से ये चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट आपको फिर यहाँ पे जाके इनपुट्स भी उसकी चेंज करनी पड़ेंगी जितने आप न्यूरॉन्स इसमें रखना चाहते हैं उस हिसाब से। अब इनिशियली हम लेयर वन को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखें, अब ये आउटपुट किसकी है, ये जो 4 इनपुट है हमारे पास और नेक्स्ट 5 न्यूरॉन्स की जो लेयर है उसके अंदर जो चीज़ें गई हैं, ये उनकी हमारे पास आउटपुट है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं, ये देखें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। तो उनके अगेंस्ट ये आउटपुट्स है हमारे पास। जो हमारे पास फर्स्ट हिडन लेयर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो
अब ये जो आउटपुट्स हैं ये हर वैल्यू के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे 1 और 2 3, ये 3 हमारे पास थी। उसमें आप ये समझ लें इसमें के लेयर्स कह लें, लेयर्स 3 है, तो उस हिसाब से ये 3 आउटपुट्स दे रही हैं। 3 इस तरह के तरीके से हैं, 4 है, 5 है और 2 है। बेसिकली हम 5 से ऑनवर्ड 2 को लेके चल रहे हैं, 2 को आउटपुट दे रहे हैं। लेयर 1 की आउटपुट ये आ गई है। उसके बाद हम लेयर 2 को हम करवाएंगे रन, तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये लेयर 2 की आउटपुट है। ये 2 की आउटपुट किस तरीके से है, 5 न्यूरॉन्स के थ्रू जब फाइनल 2 न्यूरॉन्स के अंदर हमारे पास डाटा आया है, तो उसने हमें ये आउटपुट दे दी है। ये 2 क्लास उसमें कॉलम्स में है, तो इसका मतलब ये कि 2 डिफरेंट न्यूरॉन्स की आउटपुट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है प्रिसेप्ट्रॉन कैसे काम करता है, वेट्स बाइसेस मल्टीप्लाई आपस में कैसे हो रही होती हैं और वो किस तरह काम कर रही होती हैं, वो है। इनिशियली मैं आपको एक सिंपल वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 1 मिनट। जी, स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? स्क्रीन विजिबल है? जी भाई विजिबल है। ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन्स हमारे पास किस तरह आपस में कनेक्टेड है। इनपुट लेयर होती है, उसके फिर हिडन लेयर्स होती हैं, फिर एट द एंड हमारे पास आउटपुट लेयर होती है। तो अब इनिशियली हमारे पास इनपुट में जो भी चीज़ आती है, फर्दर हमारे पास वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा हो या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क लगा हो, या हमारे पास जो भी गैंस का लगा हो न्यूरल नेटवर्क को फर्दर आउटपुट लेगा। अभी ये सीबी की समझ लें कि कंप्यूटर विजन की चीज़ें आ रही हैं, इमेज है और इमेज के अगेंस्ट न्यूरल नेटवर्क हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। एक समझ लें, एक ओवरव्यू, एक विजुअलाइजेशन आपके सामने है कि किस तरह न्यूरल नेटवर्क चीज़ों को क्लासीफाई कर रहा होता है। एंड जब आपने क्लासिफिकेशन करवानी है ना, तो जितनी हमारे पास होनी चाहिए ना क्लासेस, उतने हमारे पास एट द एंड न्यूरॉन्स होने चाहिए फाइनल लेयर के अंदर, कि वो हर क्लास के लिए अलग अलग न्यूरॉन हो। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह ये चीज़ों को करवा रहा है। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि पैरामीटर्स, एक एक न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स किस तरह होते हैं, और इस तरह आपने ये भी सुना है कि GPT-3 जो है वो 175 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेंड है। तो पैरामीटर्स किस तरह हमारे पास चीज़ें चल रही होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं किस तरीके से।
तो आपके सामने ये एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर इनिशियली इनपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स है, हिडन लेयर में 3 हिडन लेयर्स हैं 8 न्यूरॉन्स की, और एट द एंड 2 न्यूरॉन का हमारे पास एक फाइनल आउटपुट है। तो इसके 260 जो है ना वो पैरामीटर्स हैं। ये 260 पैरामीटर्स किस तरह है कि हमारे पास 10 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 2 जो है ना, इसके थ्रू हमारे पास वेट्स निकल आए हैं 224 जो है, और हर न्यूरॉन के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं हर लेयर के अंदर उतने हमारे पास ये बाइसेस आ गए हैं 36। तो ये उस हिसाब से ऐड होंगे और ये हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह हमारे पास पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये जस्ट इमेजिन करेंगे GPT-3 जो है उसके 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, तो उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे और कितने वेट्स होंगे और उसमें किस तरह चीज़ों को काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ये चीज़ें कंप्यूटेशन पावर जो है वो कंज्यूम भी करती हैं और इनकी नीड भी होती है, तभी वो जाके परफेक्ट आंसर्स दे रही होती है, या ह्यूमन लेवल या ह्यूमन बिहेवियर लेवल पे जाके काम कर रही होती है। तो ये आपके सामने एक विजुअलाइजेशन है कि कैसे पैरामीटर्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं, वेट्स होती हैं और प्राइसेस होती हैं चीज़ों की। के अगेंस्ट एक और वीडियो हम देखते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये देखें बैच साइज। अब इनिशियली होता है कि बैच साइज ये होता है कि कितने सैंपल्स एक टाइम पे हमारे पास न्यूरॉन्स पे न्यूरल नेटवर्क में ट्रेन होने के लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मशीन सीखेगी हर ट्रेनिंग सैंपल से। तो वो सीखेगी तो वो अपनी जो भी उसकी जो लाइन है, लीनियर है नॉन लीनियर लाइन है जो भी है, वो उसको उस हिसाब से वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगी डाटा सेट के ऊपर। तो वो हम देखेंगे अगर बैच एस 1 हो तो वो काम किस तरह करती है, बैच एस 2 हो तो किस तरह करती है, 3 हो तो किस तरह करती है, इस तरीके से। अब ये जो बैच साइज है ना ये 512 सैंपल्स के लिए, तो आप ये देखेंगे किस तरह काम कर रहे हैं। बैच साइज 1 होता है तो वो बार बार सैंपल्स आ रहे हैं, वो सैंपल्स को लर्न करके लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये बैच साइज कम रखना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नंबर ऑफ सैंपल्स कम जाते हैं आपके, और लाइन जो है वो सही तरीके से उस तरह एडजस्ट भी नहीं हो सकती। तो ये 512 सैंपल्स के लिए 1 बाय 1 चीज़ें चल रही हैं। ये शायद सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो आपको शायद विजिबल नहीं होगा उस तरीके से। ये देखें ये 512 सैंपल्स के लिए बैच साइज 1 के लिए लाइन इस तरह एडजस्ट हुई है। अब 4 सैंपल्स कर दिए हैं तो 4 सैंपल्स में 4 सैंपल्स आ रहे हैं एक टाइम में, तो वो 4 सैंपल्स आके लाइन पे एडजस्ट कर रहे हैं। 16 सैंपल्स के लिए लाइन डिफरेंट तरीके से एडजस्ट होगी, और 32 सैंपल्स हम रखेंगे तो फिर उस हिसाब से लाइन एडजस्ट होगी। यार ये प्रोसेस अभी थोड़ा स्लो चल रहा है तो इस वजह से आपको चीज़ नहीं पता चल रही सही तरीके से। खैर, ये अब देखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है वो किस तरीके से एडजस्ट होता है। न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अगेंस्ट हमारे पास वेट बाइसेस और इनपुट है और आउटपुट है, ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें हमारे पास लाइन को किस तरह इफेक्ट कर रही होती हैं, वेट है, इनपुट है और बाइस है। ऊपर देखिए आप वेट बाइस, अगर वेट चेंज हो तो लाइन जो है वो किस तरह चेंज होती है, वो होती है रैंडमली वेट्स हम चेंज करते रहते हैं ताकि हम लॉस को मिनिमाइज कर सकें। लॉस को मिनिमाइज करने का मतलब ही ये होता है कि हम डाटा के ऊपर लाइन परफेक्ट फिट कर सकें। तो फिट कर लीनियर, जस्ट आपके सामने एक लीनियर लाइन के लिए, तो नॉन लीनियर लाइन के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसी तरह ही डाटा सेट पे भी चीज़ें डिपेंड कर रही थी। बिल्कुल बेसिक एक ओवरव्यू आप कह लें। ये बेसिकली ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं, वेट बाइसेस जो होती हैं वो काम किस तरह करती हैं। अभी देखिए एक्टिवेशन फंक्शन जब ऐड की है, फिर लाइन के अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं, वो किस तरह काम कर रही है। अब लाइन के अंदर नॉन लिनियरिटी ऐड हो गई है, लाइन परफेक्ट सीधी नहीं है। तो इस तरह ये एक्टिवेशन फंक्शन जब सिग्मॉइड होगा तो यही कर्व हो जाएगी लाइन। इसी तरह हाइपरबॉलिक एक्टिवेशन फंक्शन होगा तो लाइन का बिहेवियर जो होगा वो इससे डिफरेंट होगा।
तो कुछ ये चीज़ें थी। अब हम कुछ और चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो किस तरह काम कर रहा है, क्या उसके हैं पैरामीटर्स हैं ये वो। अब इनिशियली जो है वो जीपीटी 3 जो था, उसके जो पैरामीटर्स थे वो 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। और जीपीटी 3.5 उसके बाद उसका एक एक्सटेंडेड वर्ज़न आया था। अब उसके पैरामीटर्स एग्ज़ैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन ओपन एआई वालों ने अपनी काफ़ी चीज़ें ओपन सोर्स नहीं की हुई। तो इस वजह से भी फर्दर चैट जीपीटी जो है वो उसकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि इनिशियली हमारे पास, आपको पता है कि जीपीटी 3.5 जो है वो अनसुपरवाइज्ड तरीके से इंटरनेट पर इतना डाटा पड़ा हुआ है 2022 तक या शायद 2021 तक, इतने डाटा पे वो उन्होंने ट्रेन करवाया हुआ है, वो ट्रेंड है उतने डाटा के ऊपर। और देन वो फर्दर उन्होंने सुपरवाइज्ड वे में उसको कन्वर्सेशनल टास्क के लिए ट्रेन करवाया। और देन कन्वर्सेशनल टास्क के लिए जब वो फर्दर ट्रेन हो गया, तो उसको हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग ह्यूमन फीडबैक के ज़रिए ट्रेन करवाया। अब देखें, हर जो चैटबॉट है वो इतना अच्छा काम नहीं करता। बिल्कुल वो हेलुसिनेट करता है, रॉन्ग आंसर्स देता है, सही तरह काम नहीं करता। तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हमें आरएलएचएफ का जो है ना वो उसमें अ एक टेक्नीक जो है ना उसमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो इनिशियली जब सुपरवाइज्ड वे में वो ट्रेन हो जाता है कन्वर्सेशन के लिए, तो फर्दर हम वो आरएलएचएफ के थ्रू फीडबैक जाता है। लोग जो ये फीडबैक ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही बैठ के दे रहा हो, ये एक डाटा सेट भी हो सकता है ह्यूमन फीडबैक का कि अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया है, तो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट उसको ऑटोमेटिकली फीडबैक चला जाएगा कि वो इस तरीके से वो खुद को ट्यून कर ले, फर्दर मॉडिफाई कर ले। तो आरएलएचएफ की एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये ब्लॉग है, ये आप चिप ह्यूयन का ये ब्लॉग है। तो फर्दर आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें आरएलएचएफ के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें इन्होंने बयान की हुई हैं। तो फर्दर आप ये देखें कि टेक्स्ट कॉर्पस है, लैंग्वेज मॉडल है, प्री ट्रेन्ड हुआ है। फर्दर इसको हमने सुपरवाइज़्ड फाइन ट्यूनिंग करवाई है इसकी, क्योंकि ये अनसुपरवाइज़्ड था, ये सुपरवाइज़्ड हुआ है। फर्दर इसके थ्रू आगे ये जो है इसमें आरएलएचएफ के थ्रू हमने इसको प्रॉम्प्ट्स दी हैं, प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट उनको फीडबैक दी है और इसको जो है ना वो करवाया। एक छोटी-सी एक पिक्चर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, अनसुपरवाइज़्ड वे में मॉडल इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, बड़े कॉर्पस पे ट्रेन होता है और बहुत कन्फ्यूज़ होता है। फर्दर हम उसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन करवाते हैं कि यार इस टास्क के लिए आपने काम करना है, और वो कहीं न कहीं उस टास्क के अगेंस्ट में आंसर कर रहा होता है। बट एट द एंड जो टेक्नीक हम आरएलएचएफ की अप्लाई करते हैं, वो हमारा मॉडल बिल्कुल परफेक्ट बना देता है उस लिहाज में। तो चैट जीपीटी को आरएलएचएफ चैट जीपीटी के अगेंस्ट अप्लाई किया गया है। तो चैट जीपीटी जो है वो इस लिहाज से चीज़ों को वहाँ देख रहा होता है। फर्दर हम चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा-सा इनको चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ये एक लैंगचेन एक प्लेटफ़ॉर्म है। आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जो कि चैट जीपीटी जैसे हैं और इस तरह के जो हैं, उनके ऊपर आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप फर्दर मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लैंगचेन को जाके देखें, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। और बिल्कुल ईज़ी है। उन लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर आप अपनी-अपनी एप्लीकेशंस बना के उनको फर्दर आके कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करवा के काम करवा सकते हैं। चैट मॉडल्स हैं और फर्दर काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इन्होंने पूरा एक कोड स्निपेट भी दिया होता है लाइन बाय लाइन, कि कैसे इनपुट आनी है, कैसे आउटपुट जानी है और कैसे एपीआईज़ को यूज़ करते हुए हम लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर भी चीज़ें कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग एक नई टर्म है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स पड़ा हुआ है, दिखा देता हूँ।
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स था उसका। खैर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने यहाँ पे शायद सेव किया हो, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर, एंट्री एनजी का कोर्स है। 1 घंटे का कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो करें। उसके बाद आप लैंग्वेज मॉडल्स को किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप अपने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आप उन्हें ट्रेन करवा सकते हैं फर्दर। ये कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करें इसे। और साथ इन्होंने कोर्स भी अवेलेबल किए हुए हैं, सारी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई हैं। लैंग चेन को देखें, अगर आपने एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, हगिंग फेस एक बेहतरीन लाइब्रेरी है। ये ऐसे ही है जैसे गिटहब, आपको पता होगा कि गिटहब है जिस तरीके से, तो एआई मॉडल्स के लिए हगिंग फेस है। तमाम ओपन सोर्स मॉडल्स हगिंग फेस के ऊपर पड़े हुए हैं। हगिंग फेस पे आप जाएं, आप जो है ना, और यहाँ पे इवन ऐसे मॉडल्स भी हैं जो कि चैट जीपीटी जैसी जो है ना वो पावर रखते हैं, चैट जीपीटी जितना काम करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। ये इनका एक लीडर बोर्ड है। यहाँ पे जो भी मॉडल्स परफेक्ट काम कर रहे हैं वो इनलिस्ट है। तो यहाँ पे एक फैल्कन मॉडल है, 40 बिलियन पैरामीटर्स का इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड है। ये मॉडल जो है ना, ये 93 99.3% GPT-4 के पैरेलल में जाके काम करता है, उतनी एक्यूरेसी देता है कुछ टास्क में। फर्दर फेसबुक के मॉडल है, लामा पड़े हुए हैं यहाँ पे, लामा बल्कि। और फर्दर गूगल की रिपोजिटरीज है यहाँ पे, फेसबुक की रिपोजिटरीज है, सब ने यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं। जस्ट आप मॉडल्स को लोड करें, उन्हें यूज करें। एक और प्लेटफॉर्म है फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई पे जाएं आप। आपने जब लैंग्वेज मॉडल बना ली है, उसको आपने ट्रेन करवा लिया है फर्दर, तो आप उसको एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो फास्ट एपीआई पे जाएं। यहाँ पे उसकी एपीआई बिल्डिंग की सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। तो आप इसको देखें, और आप एपीआई बनाने की तरफ भी थोड़ा सा देखें कि एपीआई किस तरह बनती है मॉडल्स के फर्दर आगे। जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जीपीयूज नहीं होते हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम किस तरह कर सकते हैं? एक वेबसाइट है सैलिड के नाम से, आप इस साइट पे जाएं। ये साइट हमें, मेरे हिसाब से तो ना होने के बराबर रेट्स में हमें ये जीपीयूज देती है। फॉर एग्जांपल, मैं आर टी एक्स 4080 16 GB को मैं कर लेता हूँ, तो ये 2.85 पर आवर हमें दे रही है। फर्दर मैं अगर 16 GB सीपीयूज और 16 GB रैम भी साथ में इसको कर लेता हूँ, तो मेरे पास $0.36 पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्लेम भी कर रहे हैं कि 91% सेविंग है अजूरो कंटेनर्स के मुकाबले में। और अप्रोक्सीमेटली क्लाउड बेस्ड जो हमारे पास गूगल क्लाउड है, उनकी प्राइसेस से भी काफ़ी कम है ये। फर्दर आप यहाँ पे प्राइसिंग में भी जा सकते हैं, इसकी प्राइसिंग देखें, इसको एक्सप्लोर करें। पर आवर के रेट्स इनके बहुत कम है। आप यहाँ से रिसोर्सेज लेके ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि कुछ भी करवा सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं और फिर तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। 88% तक और 87% तक क्लाउड रन, और ये जोरो के मुकाबले में अलग प्राइसेस दी हुई हैं इन्होंने, ये सारी चीज़ें। तो फर्दर आगे हम देखेंगे कि मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ कि एक हगिंग फेस पे मॉडल पड़ा हुआ है, उसको अपने अपने काम के लिए फाइन ट्यून करवाना है, तो उसका कोड किस तरीके से होगा। ये कोड है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जीपीयू कौन सा क्लाउड के बैक एंड पे आपका यूज़ हो रहा है। फर्दर आप यहाँ से अपने ड्राइव को रन करवाएं, कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं, ये आप आगे जाके देखेंगे। अगर आपने एनएलपी के डोमेन में आना हो तो आप इन लाइब्रेरीज को देखेंगे।
और इन लाइब्रेरीज के बाद फर्दर क्योंकि हम टोकनाइजेशन करवाते हैं डायरेक्ट, आपको बताया न्यूरल नेटवर्क को वर्ड्स नहीं समझ आते, उसको हमने कुछ ना कुछ तैयार करके रख के देना है। सेंटेंसेस वर्ड्स में डिवाइड होते हैं, वर्ड्स आके नंबर्स में डिवाइड होते हैं, नंबर्स फिर आगे डिफरेंट लाइब्रेरीज के होते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट लाइब्रेरीज के होते हुए जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो नंबर्स में चेंज हो गए, फर्दर मॉडल में लगते हैं। तो मॉडल हम यहाँ पे लोड करवाते हैं। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बायो जीपीटी को फाइन ट्यून किया हुआ है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, समराइजेशन वाले, तो उसको लोड करवाने के लिए ये लाइब्रेरीज यहाँ पे चाहिए होंगी। फर्दर ये हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग का कुछ टास्क आ जाता है जो इनिशियली आपको बताया था। डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद डाटा की टोकनाइजेशन आ जाती है। डाटा की टोकनाइजेशन ये होती है कि अल्फाबेट्स हैं, ऐसी पिक्चर्स हैं, जो भी हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देना। तो डाटा की टोकनाइजेशन के बाद मॉडल ट्रेनिंग आ जाती है। मॉडल ट्रेनिंग में आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लर्निंग रेट सेट की है भाई, यहाँ पे इसके बैच साइज यहाँ पे 4 सेट किया, 1 सेट किया हुआ है। नंबर ऑफ इपॉक्स, हमने इपॉक होता है कि हमारे पास पूरा डाटा कितनी दफ़ा ट्रेन होगा। कंप्यूट मैट्रिक्स आ जाती हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, उसमें लॉस कितना है। फर्दर यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, मॉडल सेव होता है और ये सब चीज़ें चलती हैं। फर्दर आगे आप इस डोमेन में जाएंगे तो आप इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। सो इनिशियली बल्कि एट द लास्ट में आपको एक दिखा देता हूँ, एक आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर जो है ये चैट जीपीटी के बैक एंड पे लगा हुआ है, बार्ड के बैक एंड पे लगा हुआ है और GPT-4 के बैक एंड पे लगा हुआ है। विजन ट्रांसफार्मर्स अलग से हैं, सेम इसी तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर भी। तो ये वो चीज़ है जो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वाले मॉड्यूल में कहा था कि 2017 के अंदर एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर, रिसर्च पेपर रिलीज हुआ था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। और फर्दर वहाँ से किस तरह एडवांसमेंट्स आना स्टार्ट हुई हैं। तो ये आर्किटेक्चर है। फर्दर ये देखिए हमारे पास इनपुट आती है, कोई भी लाइन एक सेंटेंस की आ जाती है, वो इनपुट आ जाती है। पोजिशनल इनकोडिंग का एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये बताता है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड कहाँ पे लाया कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक ऑफ रिवर, और दूसरा बैंक मनी वाला बैंक जो होता है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों एक ही पैराग्राफ में आ रहे हैं तो वो उसको मॉडल कैसे पता चलेगा कौन सा बैंक ऑफ रिवर है और कौन सा पैसों वाला बैंक है। तो पोजिशनल इनकोडिंग उस चीज को करती है। जो रिवर वाला बैंक है वो उसके साथ अगर रिवर आ रहा है तो उसको एक डिफरेंट वैल्यू असाइन करेगा, और दूसरे बैंक को जिसके साथ मनी आ रही है उसको डिफरेंट वैल्यू असाइन करेगा। तो मॉडल के लिए आसान होता है कि वो सेंटेंस को समझे। फिर आगे मल्टी हेड्स में जाती है, क्रॉस हेड्स लगे हुए होते हैं मल्टीपल। आगे ये एट द एंड चीज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में ही आती है जहाँ से हमारे पास आउटपुट निकलती है। तो यहाँ से पहले क्या हो रहा था, यहाँ से पहले जस्ट हम उसको प्री प्रोसेस तो नहीं हम कह सकते, चीज़ों को मैनिपुलेट कर करके दे रहे थे कि वो परफेक्ट से परफेक्ट हमें फर्दर आगे आउटपुट दे। ये इनकोडर होता है पार्ट, उसके अगेंस्ट ये डिकोडर होता है। जो ये पार्ट जो होता है ना इनकोडर वाला, ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मास लैंग्वेज मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो पार्ट है ये हमारे पास टेक्स्ट जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। चैट जीपीटी के अंदर जस्ट ये वाला पार्ट है ट्रांसफार्मर्स का, ये जो डिकोडर पार्ट है ना ये बड़े वाला। चैट जीपीटी और जितने भी जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं उनके अंदर ये डिकोडर पार्ट है, और जितने भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और फर्दर इस तरह के जो टास्क करते हैं उनके अंदर ये इनकोडर पार्ट है। सो ये था हमारा आज का जो है इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क का सेशन। होप कि आप सबको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है हैंड रेस करके। जी आप सब क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, उसको अनम्यूट करके हम उससे क्वेश्चन उसको एंटरटेन कर लेंगे। बता दो आप। चले। सो मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो आज का हमारा जो मॉड्यूल था वो इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क था। और अच्छा, एनएलपी और सीवी का थोड़ा सा बता देता हूँ। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको जो ट्रांसफार्मर्स का आर्किटेक्चर दिखाया है और वो सारी चीज़ दिखाई हैं, उसी तरह काम कर रही होती है कि नीचे वर्ड की लाइन जाती है, सेंटेंस जाता है, फर्दर मैनिपुलेट होता है, आगे जाता है। कंप्यूटर विजन में भी इसी तरह होता है, वीडियोज होती हैं, वीडियोज के अगेंस्ट फ्रेम्स बनते हैं, फ्रेम्स अगेंस्ट पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स फिर आगे जाके मैनिपुलेट होते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह चीज़ें क्लासीफाई कर रहे होते हैं वो चीज़ों को। सो
आज का हमारा ये मशीन लर्निंग बूट कैंप का लास्ट मॉड्यूल था। हमारे इस बूट कैंप का जो मकसद था वो ये था कि हम एक बिगिनर लेवल के बंदे को, जो कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, उसे कुछ नहीं पता मशीन लर्निंग का, तो उसको हम कहीं ना कहीं एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा दें, ताकि उसको हर एक चीज़ का जो है ना वो नॉलेज हो। के बाद हमने थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी दिया यहाँ पे, और इसके अलावा हमने कुछ कोड्स को हमने रन करके दिखाया, कोड्स काम किस तरह करते हैं और वो सारी चीज़ें। एक्चुअली ये चीज़ें जब तक आप लोग करेंगे नहीं, इनको डिटेल में देखेंगे नहीं, ये तब तक नहीं होंगी। अब ये 4 दिन के मॉड्यूल में हम पूरा एआई तो नहीं कवर करवा सकते थे, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने से जितना हमने एक प्लान किया था कि बेसिक मशीन लर्निंग करवानी है, और फर्दर हमने लास्ट मॉड्यूल में एडवांस लेवल मशीन लर्निंग का, एडवांस लेवल डीप लर्निंग और इन सब चीज़ों का टच देना है, तो उसके थ्रू हमने ये चीज़ें की हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने टाइम निकाला और हमारे इस मॉड्यूल को जो है वो ज्वाइन किया। तो आज का मॉड्यूल हम यहीं पे एंड करते हैं। सो मोहम्मद अली, आप अगर कुछ जो है वो, जी, किसी का क्वेश्चन है तो आप इन्हें अलाउ करें। जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है ना मैं मशीन लर्निंग के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जो है ना मतलब काम किया हुआ है, लेकिन अभी जो है हम्म, ना मुझे कंप्यूटर विजन सीखना है सीवी। तो इसके लिए हम्म, मैं कौन सा मतलब ऐसा एजी लाइब्रेरी होगा, मतलब ओपन सीवी इस तरह जो कुछ लाइब्रेरीज है कि वो हम्म। मैं जल्दी भी सीखूँ, क्योंकि जो है ना मेरा FYP का इस तरह एक प्रोजेक्ट है वो करना है। तो इसी हम्म। तरह अगर आपको कुछ सजेशन हो कि मतलब इधर से सीखो, ये लाइब्रेरी सीखो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। यार एक्चुअली जो है ना, वैसे तो सीखने के लिए ये होता है कि अब आपने लाइब्रेरी सीखने हैं, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कहता कि फलां प्लेटफॉर्म पे जाएं या फलां पे जाएं। हर टीचर जब चीज़ों से चीज़ें समझा रहा होता है, तो वो स्टूडेंट पे होता है, किसी स्टूडेंट को किस बंदे की बात समझ आती है, किसी की नहीं आती। तो एज सच मैं डायरेक्ट तो आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप फलां चैनल जाके देखें या फलां देखें। आप इंटरनेट पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, आपको बहुत अच्छे चैनल्स मिल जाएँगे। आप बस ये देखें कि आपने करना क्या है। आपको जिस दिन ये पता चल गया ना कि आपने समझना क्या है, आपने स्पेसिफिक किस लाइब्रेरी के बारे में चीज़ें करनी है, इस अपने वर्क फ्लो को आपने किस तरह लेके चलना है, उसके बाद आपके लिए चीज़ें सीखना आसान हो जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं आपने सीवी पे काम करना है, तो आप पहले ये देखें कि सीवी का आपका वर्क फ्लो किस तरीके से है। आप कौन-सी बेसिक लाइब्रेरीज़ हैं, ओपन सीवी है या इस तरह की कौन-सी लाइब्रेरीज़ हैं, वो आप करेंगे तो ही इनिशियली आप आगे स्टार्ट कर सकेंगे। फर्दर आपने प्री प्रोसेसिंग भी तो देखनी होगी इमेजेस की। डायरेक्ट इमेज तो नहीं हम देख सकते, इमेजेस की प्री प्रोसेसिंग देखने के लिए आप फर्दर आप वीडियोस देखेंगे। तो आप एक पहले फ्लो बनाएं कि मैंने ये एक रिटर्न करें, राइट करें, मैंने ये लाइब्रेरीज करनी है, मेरा ये डाटा सेट है, तो इस डाटा सेट के अगेंस्ट मैंने ये इसके प्री प्रोसेसिंग करनी है, फर्दर मैंने ये एल्गोरिदम यूज करना है, तो उसके अगेंस्ट आप जाके रैंडमली इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते रहें, तो आपको हो सकता है समझ आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ जाएगा। चैट जीपीटी इज देयर, अदर लैंग्वेज मॉडल्स देयर, सो आई थिंक नो नीड टू वेरी। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी का और क्वेश्चन हो? चलें, मोहम्मद अली मियाँ, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बस ये ऐड करना था कि सिंस बिलाल भाई ने भी जिस तरह आप सबको कहा था कि टेक्निकल भी आप लोगों ने चीज़ें को मतलब आपने थ्योरेटिकल भी लेके चलना है और साथ में आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों को साथ लेके चलिएगा। तभी आप लोग इजीली अपने गोल्स तक अचीव कर सकते हैं। बाकी रिसर्च पेपर्स भी काइंडली कुछ टाइम बाद देख लीजिए करेगा कि मतलब कौन कौन से रिसर्च पेपर आपकी फील्ड में, अगर आप फॉर एग्जांपल NLP कर रहे हैं या सीबी कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड के रेलेवेंट कौन कौन से नए रिसर्च पेपर्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक मेन चीज़ होती है जिससे आप अप टू डेट रह सकते हैं। एंड और अगर आप लोगों को स्टिल कोई अगर कंफ्यूजन वगैरह हो, सो वी आर हेयर टू हेल्प यू, सो काइंडली बी
मतलब फ्रैंक रहिएगा और हमसे पूछ लीजिएगा। बिलाल भाई भी इधर ही हैं और हम भी इधर ही हैं गाइडेंस के लिए आपकी। दैट्स ऑल बिलाल भाई। अच्छा, एक चीज़ है लास्ट में मैं ऐड करता चाहता हूँ कि अब जिस तरह ट्रेंड चल रहा है ना, लेटेस्ट एल्गोरिदम्स हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, तो कोशिश करें कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स और ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स हैं ना, उनको लर्निंग की हद तक आप करें। आप जल्दी से लेटेस्ट चीज़ें, बड़े एल्गोरिदम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इनको यूज़ करना सीखें, इनको मैनिपुलेट करना सीखें, इनके अगेंस्ट आप प्रोडक्ट्स बनाना सीखें। तो यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और फर्दर आगे ट्रेंड आने वाले टाइम में यही है। उसके अगेंस्ट मैंने आपको बताया कि हगिंग फेस है, सारे ओपन सोर्स मॉडल हगिंग फेस के ऊपर पड़े हैं, कंप्यूटर विजन किए हों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किए हों, रीइंफोर्समेंट लर्निंग किए हों, ऑडियो मॉडल्स हों, वहाँ पे पड़े हुए, जस्ट उठा के यूज़ करना है। सारी डॉक्यूमेंटेशन हगिंग फेस वालों ने वहाँ पे दी हुई है कि उनके मॉडल्स को आपने यूज़ किस तरह करना है, ट्रेन किस तरह करवाना है, डाटा सेट्स उन्होंने दिए हुए हैं, जस्ट आपने टाइम निकालना है और जाके वहाँ पे चीज़ों को देखना है। और फर्दर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसमें लैंगचैन बिल्कुल लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है। लैंगचैन को आप पढ़ें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, और आप जो है ना अपने एप्लीकेशंस बनाएं उसके ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। और एट द एंड मैं कहूँगा एपीआई बनाना सीखें। एपीआई बनाना जो है वो एक आपको आगे हर जगह काम आएगी। अपने एफएपी को अपने करना है, या अपने अपने एप्लीकेशन कोई बनानी है, उसको आपने कनेक्ट करवाना है, तो आपको फास्ट एपीआई जो मैंने आपको दिखाई है, फास्ट एपीआई के थ्रू आपको एपीआई भी इजीली आप बिल्ड कर सकते हैं। सो अली नवाब, आप इधर ही हैं? सर जी जी। अगर एक बंदा जो है ना सीवी की तरफ आना चाहता है तो उसके लिए जो है ना वो मैथ्स कितना लाजमी है, कि मतलब उसको मैथ्स कितना मतलब पहले से यार आना। मैं बताता हूँ, जी जी मैं बताता हूँ यार। वैसे एक जनरलाइज बात देखो ना, तो इनिशियली मैंने बताया था कि अगर आपने डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना है तो मैथ कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने रिसर्च वाली साइड पे जाना है तो फिर आपको आना चाहिए। वो कुछ बेसिक मैथ आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपने कुछ भी करना है तो। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि यार आप सीवी में जा रहे हो, मतलब आपको पता होना चाहिए मैट्रिसेस किस तरह काम करते हैं और ये सारी चीज़ें। बट आप जिस तरह ज़ाहिर सी बात है, जो रिसर्च लेवल पे होती है उसकी ज़रूरत नहीं है इसकी तरह। ओके सर। जी। अली नवाब, आप इधर है? जी सर, मैं इधर ही। अच्छा अली नवाब, आप ऐड कुछ करना चाहते हैं तो आप कर दें। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो हमने अभी बोट कैम्प आप लोगों को कराया है, इसमें यही था कि आप लोगों को जो बिगिनर लेवल वाले लोग थे उनको हम इंटरमीडिएट लेवल तक हम पहुंचाए। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग हमारे से पूछ सकते हैं। और यही था। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ आए और कोऑपरेट किया और यहाँ पे आए। थैंक यू फॉर हैविंग। ठीक है, सो आज के हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। जी, किसी की क्वेरी है तो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अगर अपना लिंक्डइन का हैंडल शेयर कर दें तो आपसे इंटरेक्शन में इजी हो जाएगा। अच्छा चले, मैं